जीवन पृथ्वी पर कैसे आया, इसकी तलाश जारी थी। साइंटिस्टों की तरफ से और एक्सपेरिमेंट होते चले गए और कोशिशें होते चली गई और उत्सुकता बढ़ती गई। ऐसे ही करते करते हमारे पास एक और थ्योरी आने लगी उस समय, जिसको बोला गया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम से। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एकदम से या फिर अपने आप। मेरा कहने का सेंस आप समझ रहे होंगे। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसके सपोर्टर्स का मानना था कि ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, अपने आप एकदम से अराइज हो गई कुछ नॉन लिविंग मैटर से, जो कि पहले से पृथ्वी पर मौजूद थे। इनका कहना था कि जैसे बारिश हो रही है, कीचड़ बनी, उस कीचड़ से मेंढक निकल गए। इनका कहना था कि मटका है, मटके में गेहूं रखा है, वहाँ पे आपने पसीने से भीगी एक शर्ट को रख दिया, एक डर्टी गंदी शर्ट को रख दिया, तो वहाँ से चूहे उत्पन्न हो गए। अब ध्यान से बात को सुनिएगा। आपने मटके में गेहूं रखा था और मटका था खुला, और फिर आपने पसीने से भीगी शर्ट रख दी, तो जाहिर सी बात है अगर मटका खुला था तो चूहे उस गेहूं को खाने के लिए ज़रूर आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइफ बन गई, आप ये नहीं कह सकते कि माउस उस पसीने वाली शर्ट से बन गए। हालांकि अभी ये कहना आसान है, लेकिन उस समय अनुमान लगाए जा रहे थे, कोशिशें जारी थी कि कैसे भी पता चल जाए। लेकिन बाद में इस चीज़ को डिस्प्रूव कर दिया गया। कुछ साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। मेनली हम उनमें से 3 साइंटिस्ट का नाम लेते हैं बुक में, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हम देते हैं लुईस पास्चर साहब को देते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने डिस्प्रूव किया कि लाइफ जो है स्पॉन्टेनियसली नहीं बनी है। उसके बारे में बात करने से पहले एक बार इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी स्टेटेड दैट द लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम आउटर स्पेस। भाई कॉस्मोजॉइड थ्योरी में, जिसको थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी कहते हैं या इंटर प्लैनेटरी थ्योरी भी कहते हैं। इंटर प्लैनेटरी का मतलब कि दूसरे प्लैनेट से संबंध होना ज़िंदगी का। तो उस थ्योरी को इसने खारिज किया। इन्होंने कहा, इनके सपोर्टर्स ने, कि भाई आउटर स्पेस से लाइफ नहीं आई है, कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है गलत है। रादर देयर वॉज ए नेचुरल स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। इनका बिलीव था कि डिकेइंग एंड रूटिंग, यानी कि सड़े गले नॉन लिविंग मैटर जो कि पहले से अर्थ पर थे, सड़े गले लाइक मड, कीचड़ हो गया, भूसा हो गया, हैड द कैपेसिटी टू गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग्स, फ्लाइज एक्सेट्रा। इन्होंने कहा कि भाई सड़े गली जो चीज़ें थी पहले से जो पृथ्वी पर प्रेजेंट थी, उससे लाइफ आई। जैसे मैंने आपको बताया, कीचड़ में से मेंढक निकल जाएंगे। जो डंग है, डंग के ऊपर फ्लाइज नॉर्मली आपको पता है आ जाती है, तो इन्होंने सोचा कि वो वहीं से पैदा हो रही है, तो इन्होंने दे दिया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया गया रेड्डी के द्वारा, स्पेलेंज़नी के द्वारा, और आखिर में लुईस पास्चर साहब के स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि उन लोगों ने कैसे इसको डिस्प्रूव किया। रेड्डी, स्पेलेंज़नी एंड लुईस पास्चर ने इस बात को खारिज कर दिया कि ज़िंदगी स्पॉन्टेनियसली अराइज हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो आप बात बोल रहे हैं कि लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज हुई है, और जो थ्योरी आप दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वो बात गलत है। इसमें हम लुईस पास्चर के वर्क को देखते हैं। उन्होंने क्या किया? लुईस पास्चर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बहुत सॉलिड एक्सपेरिमेंट, बहुत लॉजिकल, ये प्रूव कर दिया कि लाइफ के लिए लाइफ चाहिए, यानी कि ज़िंदगी ही ज़िंदगी को बना सकती है। ये काम अपने आप कीचड़ या
भीगी हुई, पसीने से भीगी हुई टी शर्ट से या शर्ट से नहीं हुआ है। लाइफ गिव राइज टू लाइफ, यानी कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो, मतलब कि लाइफ फ्रॉम लाइफ। उनके जो एक्सपेरिमेंट का नाम था वो था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान का मतलब होता है हंस। हंस की गर्दन के शेप का उन्होंने फ्लास्क डिज़ाइन किया ताकि एक फ्लास्क के अंदर एयर जा सके और दूसरे के अंदर ना जा सके। उन्होंने किया क्या, लुईस पास्चर साहब ने उस फ्लास्क को स्टेरिलाइज कर दिया, यानी कि सारे माइक्रोब्स दोनों ही फ्लास्क के मार दिए ताकि हमें जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल क्लियर कट मिल सके। अब उन्होंने क्या किया, यीस्ट और वाटर का एक मिक्सचर बनाया जिसको उन्होंने ब्रोथ कहा, ब्रोथ BROATH ब्रोथ। उस ब्रोथ को उन्होंने बॉईल कर दिया, उबाल दिया, जिससे उसके भी सारे माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएं। उस ब्रोथ के सारे माइक्रोब्स ख़त्म होने के बाद, उबालने के बाद, उन्होंने दोनों फ्लास्क में बारी बारी उसको ट्रांसफ़र कर दिया उस ब्रोथ को, और एक फ्लास्क में एयर का जाना अलाउ किया और एक फ्लास्क में एयर का जाना अलाउ नहीं किया। यीस्ट और वाटर का मिक्सचर था, बाद में उसको किल कर दिया गया माइक्रोब्स को उबाल करके, यानी कि वो किल्ड यीस्ट हो गया, कोई माइक्रोब उसमें प्रेजेंट नहीं था। एक में एयर का जाना अलाउड था और एक में नहीं था, ऐसा उन्होंने apparatus सेट किया था। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा जिसमें एयर नहीं जा रही उसमें कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही। लेकिन जो दूसरा फ्लास्क था स्वान नेक, उसमें जो एयर जाना अलाउड था उसमें उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है। अब मकसद ये नहीं था, मकसद था ये बताना कि भाई जो उसमें माइक्रोब्स दिख रहे हैं वो हवा के ज़रिए आए हैं, उससे उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका कहना था कि भाई हवा में, आज हम सब जानते हैं कि हवा में माइक्रोब्स होते हैं, तो उन्होंने यही बात उस टाइम प्रूफ की कि आप जो बोल रहे हैं कि उस चीज़ से लाइफ अराइज हो जाएगी, कीचड़ से या फिर डंग से, है ना, या फिर पसीने से भीगी हुई कमीज़ से, वो बात गलत है। अगर होनी होती तो इस एक्सपेरिमेंट में दोनों में ही अराइज होती, एक में ही क्यों हुई जिसमें एयर जा रही थी। क्यों? क्योंकि लाइफ तो एयर में प्रेजेंट थी, माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट थे, वो अंदर गए और हमें वहाँ पे ऑब्जर्वेशन वो मिला कि भाई यहाँ पर लाइफ है। तो उससे तो पैदा नहीं हुए, वो तो एयर से गए। अगर ऐसा होता, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी सही होती तो दोनों में ही ये बात होती, लेकिन दोनों में नहीं हुई। जिसमें एयर जा रही थी सिर्फ उसी में ये देखने को मिला। तो उन्होंने ये बात तो प्रूव कर दी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ रॉन्ग, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। खारिज कर दिया गया उस थ्योरी को इन लोगों के एक्सपेरिमेंट पे। बहुत साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, रेड्डी थे, स्पेलेंजेनी थे, और भी कई थे, नाम इन तीनों का आता है। लेकिन जो मेन एक्सपेरिमेंट है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, हम पढ़ते हैं लुईस पास्चर साहब का। इसको खारिज तो कर दिया गया उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, लुईस पास्चर साहब ने कहा कि लाइफ के लिए लाइफ चाहिए। जो उसमें माइक्रोब्स हमें मिले किल्ड यीस्ट में, वो कहाँ से मिले? एयर से। लेकिन अभी तो ये प्रूव करना रह गया कि एयर में लाइफ कहाँ से आई। हमें तलाश तो अपने उस क्वेश्चन की है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि लाइफ आखिर आई कहाँ से, पहली ज़िंदगी पृथ्वी पर कैसे आई, कैसे बनी। अब चाहे वो एयर में हो या कहीं और हो, हमें तो वही जानना है कि वो कैसे आई। हालांकि ये चीज़ बहुत बड़ी थी, ये स्टेटमेंट फाइंड करना, स्टेटमेंट देना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि लाइफ के लिए लाइफ चाहिए। इससे भी हमें रिसर्च में काफ़ी हेल्प मिली, लेकिन क्वेश्चन वहीं का वहीं है। आइए थ्योरेटिकली इसको देखते हैं, हुआ क्या था। रेड्डी, स्पेलेंजेनी एंड पास्चर डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. Pasteur gave a definite proof of life arising from pre-existing life using microbes and sterilization method. उन्होंने स्टेरिलाइज कर दिया था पूरे ही फ्लास्क को ताकि उसमें माइक्रोब्स पहले से प्रेजेंट ना रहे और रीडिंग एकदम सही आए. He performed swan neck flask experiment. He showed that in pre-sterilized flask
life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट, क्योंकि उसमें हवा का जाना अलाउड था. द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज डिसमिस्ड वंस फॉर ऑल ऑन दिस बेसिस. इस बात के आधार पर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को खारिज कर दिया गया, बट स्टिल देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन एट हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ. हमें तो यही जानना है कि पहली लाइफ कैसे आई, और ये जो चीज़ थी इसको नाम दिया गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि लाइफ फ्रॉम लाइफ. लेकिन अभी भी हमें उस क्वेश्चन की तलाश है कि भाई पहली ज़िंदगी आखिर आई कहाँ से. तो उस क्वेश्चन के लिए हम अगली वाली थ्योरी देखते हैं, ओपेरिन एंड हेल्डेन साहब की. उनका क्या कहना है, क्या हमें आंसर दिया गया उस क्वेश्चन का या फिर नहीं. तब तक के लिए आप एक बार इस पे नज़र डालिए. थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, या फिर ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस, या फिर थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस, या फिर थ्योरी मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है. ये दिया था ओपेरिन और हेल्डेन ने. वैसे तो इससे पहले अर्नस्ट हैकेल भी इस बात को कह चुके थे, लेकिन वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं थी, एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी, प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं थी, इसलिए उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया. इट रिक्वायर्ड फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो एक्सप्लोरेशन किया गया ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा, और एक्सपेरिमेंटेशन किया गया यूरे एंड मिलर के द्वारा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था मिलर ने, लेकिन यूरे उनके गुरु थे, उनके टीचर थे. एज अ मेंटर उन्होंने उनको गाइड किया. तो ओपेरिन और हेल्डेन का कहना क्या था, सबसे पहले तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं. एल्बर्ट ओपेरिन एक रशियन बायोकेमिस्ट थे. कौन थे? रशियन बायोकेमिस्ट. और जेबीएस हेल्डेन जो थे एक इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे. जेबीएस हेल्डेन बाद में इंडिया सेटल हो गए थे. इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी, भुवनेश्वर में वो रहते थे. तो ओपेरिन और हेल्डेन का कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू देम द कंडीशन ऑन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे कंडीशन. उन्होंने कहा कि आज जो कंडीशन है पृथ्वी के ऊपर वो पहले बिल्कुल ही अलग थी, एकदम अपोजिट कह सकते हैं. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, नो ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन. जो भी ऑक्सीजन थी वो मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में थी. कोई ओजोन लेयर नहीं थी. वी ऑल नो वी हैव अ ओजोन लेयर जो हमें यूवी रेस से बचाती है सन की. तो कोई ओजोन लेयर नहीं थी. यूवी रेस डायरेक्टली हिट करती थी अर्थ को. वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था. एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग टाइप, नो फ्री ऑक्सीजन. हम जानते हैं कि आज का जो एटमॉस्फेयर है वो है ऑक्सीडाइजिंग टाइप, लेकिन उस वक्त रिड्यूसिंग टाइप था, क्योंकि आज ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, तब नहीं थी. नो फ्री ऑक्सीजन, नो ओजोन, वेरी हाई टेम्परेचर एंड एबंडेंस ऑफ CH4H2 वाटर वेपर्स. बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स हमारे पास थे. टोटली एक कंसेप्ट इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स. देखिए हुआ क्या, द अबव मेंशन्ड सिंपल मॉलिक्यूल्स. कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स? मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स. द अबव मेंशन्ड सिंपल मॉलिक्यूल्स combined to form complex biomolecules in water in presence of following energy sources. देखिए इन्होंने कहा कि एबंडेंस में मीथेन थी, हाइड्रोजन थी और वाटर वेपर्स थे. तो जो पहले कंडीशंस थी अर्थ के ऊपर, एक्सट्रीमली ड्रास्टिक, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन, हर जगह वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था. चीज़ें एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, या तो वो मोल्टेन फॉर्म में होती थी या तो वो गैसियस फॉर्म में होती थी.
तो इन सब कंडीशन ने इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी जिससे कि बायोमॉलिक्यूल्स बने। द अबव मेंशन्ड सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस। इन्होंने इन सब को एनर्जी दी कंबाइन होने के लिए जिससे बायोमॉलिक्यूल्स बने, और धीरे धीरे बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते होते उन्होंने एक सेल का नियरली सेल के स्ट्रक्चर को फिनिश कर दिया, मतलब खुद से कंबाइन हो करके उसको बना दिया। जैसे ईंटों से मिलके घर बन जाता है, कुछ ऐसी ही कहानी। बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते गए और क्या बन गया, एक सेल बन गया। और हम जानते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और हमारे पास लाइफ अराइज हो गई, ऐसा ओपेरिन और हेल्डेन का मानना था और इसके सपोर्टर्स का। और वो लाइफ कहाँ अराइज हुई, वाटर में। वाटर में क्यों? लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर बिकॉज वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। वाटर को एक्सीलेंट सॉल्वेंट माना जाता है, वी ऑल नो। क्यों? क्योंकि वाटर में कोई भी चीज़ें घोल दो तो उनके आपस में घुलने मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वाटर इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट। हम केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं। तो एनर्जी का काम किसने किया था? हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन से जो हीट मिल रही थी, हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स एंड यूवी रेज एंड एक्स रेज, इन सब चीज़ों ने, कंडीशन ने इनको एनर्जी प्रोवाइड की, और उस एनर्जी के द्वारा इन्होंने खुद को कंबाइन किया बायोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। जैसे क्या? ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते गए और इन्होंने एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया जिससे फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हो गई एज अ सिंगल सेल। हम जानते हैं, वी ऑल नो कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बात ये आती है कि क्या ये सच था? क्या ऐसे ही लाइफ ओरिजिनेट हुई? क्या ऐसे ही पृथ्वी पर पहला जीवन आया? तो इस बात को पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था यूरे एंड मिलर ने। स्पार्क का उन्होंने यूज़ किया, स्पार्क को प्रोड्यूस किया, और ऐसी कंडीशंस, जो ये कंडीशंस थी वो कंडीशंस उन्होंने लैब में बना दी, साथ साथ एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिया कि देखो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स अराइज हो सकते हैं। तो ये तो हो रहा था, लेकिन एक बात आप बताइए, जैसे कोई भी चीज़ को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं, आप समझ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनना कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल है कि बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो करके खुद ब खुद एक सेल को प्रोड्यूस कर दे, एक लाइफ को प्रोड्यूस कर दे। ये कुछ ऐसा ही है, मान लीजिए कोई प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ प्रोड्यूस होने को है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप अपने सेलफोन को तोड़ करके, उसको चूर चूर करके उस प्लैनेट पर छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और जब आप वापस जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके सारे पार्ट्स आपस में जुड़ गए होंगे? ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, आप यही कहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, सिंपली आप देखें तो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्ट्स आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स होती है बॉडी, इतनी कॉम्प्लेक्स होती है लाइफ की, मतलब इस तरीके से बनना नियरली इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में ये तो प्रूफ हो गया था कि भाई ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हमारे बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन पूरे तरीके से सही भी नहीं कहा जा सकता। तो यहीं पर कंसेप्ट आता है गॉड का, कि क्या कोई सुप्रीम लीडर है, कोई सुप्रीम पावर है जिसने हमको बनाया। इसकी कोशिश जारी है, मे बी हम कभी खोज पाए या फिर ना खोज पाए, लेकिन कोशिश और एक्सपेरिमेंट तो जारी है, क्योंकि साइंटिस्ट रुकने वाले नहीं हैं। मे बी आपको आगे और थ्योरीज पढ़ने को मिले जो कुछ और एडवांस हो, कुछ और बताती हो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। फ़िलहाल ये 6 थ्योरीज़ मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी इन लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए। पहले की 3 थ्योरीज़ मैंने वहीं पर बताई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और ओपेरिन और हेल्डेन के बारे में बेसिक बातों को आप ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर ओपेरिन, शायद मैंने एल्बर्ट ओपेरिन बोल दिया था अभी, वो है अलेक्जेंडर ओपेरिन। जो अलेक्जेंडर ओपेरिन है वो रशियन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जो JBS हेल्डेन है वो इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बुक लिखी थी द एंजाइम। अब
इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखी थी। नियरली सिमिलर नेम है। ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखी थी ओपेरिन ने, अलेक्जेंडर ओपेरिन, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। आप सब जानते हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ रिलेटेड टू चार्ल्स डार्विन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ रिलेटेड टू अलेक्जेंडर ओपेरिन, द रशियन बायोकेमिस्ट।